बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने लेटरल ट्रांसपोर्ट पढ़ ली, ठीक है। अब हमने इसकी तरह अपर ट्रांसपोर्ट पढ़नी है, एसेंट ऑफ सेप को पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास रूट होती है, इसका स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर के जो पहली लेयर होती है ये वाली, इसको आप कहते हो एपिडर्मा। फिर ये सारा जो टिश्यू होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। फिर ये जो बीच का डार्क रीजन होता है इसको हम कहते हैं स्टील। और स्टील में आपको जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, जिसमें से ये वाले जो है ये जाइलम होते हैं, ये करेंगे वाटर की कंडक्शन, ये पानी को ऊपर लेकर जाते हैं। जबकि फ्लोएम का काम जो है वो फूड को ऊपर से नीचे लेकर आना है, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में कि ये आपकी प्राइमरी रूट होती है, फिर इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, उसको आप सेकेंडरी कहते हो। फिर ये रूट शेयर्स होती हैं वगैरह वगैरह। अब इसमें हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दो हिस्से में होती है। एक कहलाता है जी ऐसे मूवमेंट, यानी कि ये इस रूट के इर्द गिर्द ये सारा क्या मौजूद है, ये वाटर मौजूद है जो कि सॉइल में मौजूद है। सबसे पहले तो आपका ये रूट एयर के जरिए वाटर एब्जॉर्ब होके ऐसे ट्रांसपोर्ट होके जाइलम तक आएगा, इसको हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आपका वाटर जो है वो सॉइल से पहले रूट हेयर में आया, फिर रूट हेयर से एपिडर्मस में जाता है, फिर एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होते हुए ऐसे यहाँ पर जाइलम पे आ जाता है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। और जब जाइलम में पानी आ जाएगा तो फिर जाइलम जो है पानी को ऐसे ऊपर चढ़ाएगा। इस ऊपर चढ़ाने को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। तो ये दो तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही है। पानी की ट्रांसपोर्टेशन, अगर पानी चाहिए होता है रूट को, तो सबसे पहले उसकी वो लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है। पानी जो है वो सॉइल से मूव होके कहाँ आता है, रूट के जाइलम तक, इसको हम कहेंगे लेटरल ट्रांसपोर्ट। लेटरल ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है मैंने आपको बताया था। पहले रूट हेयर के अंदर वाटर आता है, फिर रूट हेयर से एपिडर्मस में आता है, फिर एपिडर्मस से कॉर्टेक्स में आता है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में आता है, फिर एंडोडर्मस से आता है जाइलम के अंदर। फिर इसमें तीन पाथवे थे जी, सेलुलर ट्रांसपोर्ट और सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक, वो तीनों बताए थे। फिर इनका मैकेनिज्म भी बताया था आपको कि एक सेल में जब पानी आ जाता है तो वहाँ पानी की कंसंट्रेशन होती है हाई, और बराबर वाले सेल के अंदर होती है लो कंसंट्रेशन। तो फिर वाटर जो है हाई से लो ऑस्मोसिस के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में आ जाता है। तो इस तरह सेल से सेल, सेल से सेल होता हुआ ये लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे। और आपका पानी कहाँ गया जी, वाटर जहाँ पे जाइलम पे आ गया। अब जाइलम क्या करेगा, जाइलम पानी को ऊपर चढ़ाता है। इस पानी के ऊपर चढ़ने को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। अब इसको हम एसेंट ऑफ सेप क्यों कह रहे हैं, एसेंट ऑफ वाटर क्यों नहीं कह रहे, है ना। अगर पानी चढ़ा रहा है जाइलम तो इसको हम कह रहे हैं एसेंट ऑफ वाटर। व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। तो असल में ये जो पानी आपके पास आ रहा है, जो कि आपने रूट एयर से एब्जॉर्ब करते हुए लेटरल ट्रांसपोर्ट के जरिए जाइलम तक चला दिया, ये वाटर नहीं है, इसके साथ सॉल्यूट भी डिजोल्व हुए हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। तो ये मिनरल्स कैसे आते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसी वाटर के अंदर ये मिनरल्स भी डिजोल्व हुए होते हैं, ठीक है ना। बताया था ना, लेट मी सी। हाँ ये देखो, ये मिनरल्स मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर डिजोल्व हो रहा होता है उसी के साथ ये मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो चूंकि ये प्योर वाटर नहीं है, इसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व हुए होते हैं, तो इस वाले सोल्यूशन को हम कहते हैं सेप, सेल सेप या सिंपली सेप कहते हैं। तो व्हाट इज सेप, सेल इज नॉट प्योर वाटर। सेल सेप जो होता है वो प्योर वाटर नहीं होता, वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स डिजोल्व हुए हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं सेप। और ये कोई पानी नहीं मूव हो रहा है, ये लेटरल जो लेटरल ट्रांसपोर्ट हुई और ये जो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये पानी की नहीं हो रही है, ये सेप की हो रही है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट वर्ड जो है ये असेंडिंग से निकला हुआ है, और असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है। एसेंट जो है वो असेंडिंग से ड्राइव हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ जाना। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही होती है तो हम कहते हैं असेंडिंग। तो पानी चूंकि ऊपर जा रहा है इसलिए हम कह रहे हैं इसको एसेंट, और चूंकि पानी नहीं है, सॉल्यूट भी डिजोल्व हो रहे हैं, सेप जा रहा है, लिहाजा एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप क्या होता है जी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेप थ्रू जाइलम। जाइलम के जरिए अगर सेप आपका ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। तो अब हम एसेंट ऑफ सेप की बात करने जा रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ एसेंट ऑफ सेप को बात करने से पहले हम थोड़ा सा जाइलम को देख लेते हैं, बिकॉज एसेंट ऑफ सेप कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, लिहाजा जाइलम टिश्यू की जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जाइलम टिश्यू की बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये, इसको हम कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा होगा जी 9th क्लास के अंदर, अदरवाइज आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। टिश्यूज हमारे पास प्लांट में ना, टिश्यूज हमारे पास दो किस्म के होते हैं। प्लांट में टिश्यू जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक कहलाता है परमानेंट टिश्यू। प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा। प्लांट्स में हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो है वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल डिवीजन हो सकती है, यानी इनके सेल्स आपस में ना एक डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन होती रहती है। एक सेल है डिवाइड हो जाएगा, दो हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, सेल डिवीजन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। जबकि परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन नहीं होती। ये फर्क है इन दोनों टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जिनके सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी बढ़ रही होती है, ये प्लांट में ग्रोथ कराते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन नहीं होती और ये प्लांट के अंदर बस स्टोरेज, सपोर्ट, इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, इनमें लिख देता हूँ मैं, सेल डिवीजन जो है क्रॉस मतलब नहीं होती। उसके बाद ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनमें दो टाइप होती है, एक कहलाता है सिंपल और एक कहलाता है कॉम्प्लेक्स। यही वर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने कहा है ना जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो वो इसमें आएगा। सिंपल क्या होते हैं जी, ऐसे परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनके सारे सेल्स दिखने में भी एक जैसे होंगे, स्ट्रक्चर के एतबार से भी वो एक जैसे होते हैं। यानी अगर ऐसा है ना ये वाला सेल, तो ये भी ऐसा ही होगा, सारे सेल ऐसे एक ही जैसे होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, उसके अंदर सारे सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल होते हैं। एक होता है कोलेनकाइमा टिश्यू, वो भी सिंपल है, उसके सारे टिश्यू जो है वो एक ही जैसे होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं जी, इसमें जो टिश्यूज होंगे, जो सेल्स होंगे ना, वो दिखने में भी अलग होंगे, यानी डिफरेंट। एक मिसाल के तौर पे, एक अगर चकोर टिश्यू है तो एक ओवल टिश्यू होगा, एक जिंदा टिश्यू होगा, एक जिंदा सेल होगा, सॉरी लिविंग, तो मुर्दा सेल भी हो सकता है, एक डेड सेल भी हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। तो अगर एक ही जैसे सेल्स से मिलके बना हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अगर अलग अलग सेल से मिलके बना हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। जाइलम कॉम्प्लेक्स में फिर दो होते हैं, एक होता है जाइलम जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है फ्लोएम जो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जाइलम क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। परमानेंट टिश्यू भी होगा, ये जाहिर बात है परमानेंट की टाइप है, इसका मतलब है इसके सेल्स डिवाइड नहीं होते। चूंकि इसको मैंने कॉम्प्लेक्स कहा है, इसका मतलब है इसमें एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होंगे इसके अंदर। माइट बी लिविंग, माइट बी डेड, माइट बी लंबे, माइट बी गोल, अलग अलग सेल्स से मिलकर बना होता है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास जो जाइलम टिश्यू होता है वो कौन कौन से सेल्स से मिलकर बना होता है, एक कहलाते हैं वेसल्स, एक कहलाते हैं ट्रैचेट्स, एक कहलाते हैं पैरेन्काइमा, और एक कहलाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा पूरा नाम है, और एक कहलाते हैं जाइलम फाइबर। चार किस्म के टिश्यूज हैं, वेसल्स, ट्रैचेट्स, पैरेन्काइमा, फाइबर, चार किस्म के सेल्स हैं। ये चार अलग अलग है ना, वेसल्स अलग होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, तो अलग अलग है। देखिए ये भी अलग है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, चार अलग अलग सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, चार किस्म के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, वेसल्स, ट्रैचेट्स, पैरेन्काइमा, फाइबर, जिनमें से ये जो है वेसल्स, ट्रैचेट्स और फाइबर, दे आर डेड सेल्स, ये मुर्दा होते हैं, मरे हुए सेल्स हैं, जान नहीं है इनमें। जबकि पैरेन्काइमा, इनमें वाहिद जानदार सेल होता है। ये आपके पूरे इसके अंदर बस यही जानदार मिलेगा आपको, लिविंग सेल्स खाली ये है पैरेन्काइमा, बाकी ये वेसल्स, ट्रैचेट्स और फाइबर्स दे आर डेड है। होते कैसे, वेसल्स आपके ट्यूब की तरह होते हैं, ऐसे ट्यूब की तरह, अंदर से खोखले, जैसे स्ट्रॉ होती है ना, बाहर से आपको नजर आ रही होगी, अंदर से कैसी होती है, खाली, बिल्कुल जगह गुंजाइश है जी, आना जाना किया जा सकता है। वेसल्स और ट्रैचेट इसी तरह के होते हैं, बस फर्क क्या है कि वेसल्स का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, ट्रैचेट्स का डायमीटर थोड़ा सा छोटा होता है। ये वेसल्स बनाए मैंने, ये ट्रैचेट्स बना लेते हैं, चले ये ट्रैचेट्स हो गए, पतली होती हैं थोड़ी। ठीक है, तो ऐसे तो ये वेसल्स क्या हो गई, वेसल्स और ट्रैचेट्स दोनों मुर्दा सेल्स होते हैं, और ये स्ट्रॉ की तरह होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, पाइप की तरह के मामला होते हैं, इनको पाइप लग रहा होता है। इनमें से वाटर की कंडक्शन होगी, वाटर ऐसे मूव करेगा, वेसल्स में से भी मूव करता है, ट्रैचेट्स में से भी मूव करता है, वाटर इनमें से मूव करता है, क्योंकि अंदर जगह मौजूद है, अंदर स्पेस मौजूद है। डेड सेल्स होते हैं, बस फर्क क्या है जी, वेसल्स का डायमीटर मोटा होता है, ये बड़े पाइप है,
और ट्रैचेट जो है वो जरा पतले वाले पाइप है। फाइबर्स इनके पास ऐसे यहाँ साइडों में मौजूद होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फाइबर्स। ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनको एक जगह जोड़ के रखते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये फाइबर्स है। जबकि इधर आपके पास बाकी जगहों पे आपको ये मिलेंगे पैरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमा मौजूद होते हैं। ये जिंदा सेल है, ये जिंदा सेल होते हैं, ये पैरेन्काइमा होते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, सैप को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो वो एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करते हैं फैट, ये पैरेन्काइमा। तो ये हो गया जाइलम का स्ट्रक्चर। जाइलम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 किस्म के सेल से मिलकर बना हुआ है। वेसल्स, फैसेट्स, पैरेन्काइमा और फाइबर। वेसल्स अंदर से खोखली होती है, पाइप की तरह होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ट्रैचेट्स बिल्कुल वेसल्स की तरह डेड होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। दोनों कंडक्शन ऑफ सेप करेंगे, दोनों सेप को अपने अपने अंदर से ऊपर लेके जा रहे हैं। वेसल्स मोटी होती हैं, ट्रैचेट्स पतली होती हैं। फाइबर्स डेड सेल्स होते हैं जो इनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनको जोड़ के रखते हैं। जबकि पैरेन्काइमा वाहिद इसमें लिविंग सेल्स होते हैं जो कि अपने मेटाबॉलिज्म करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वो एनर्जी फिर इनके कंडक्शन में इस्तेमाल होती होगी। इनको एनर्जी चाहिए होगी ना कंडक्शन करने के लिए, तो वो एनर्जी पैरेन्काइमा बना के दे रही होगी। तो ये तो हो गया जाइलम का स्ट्रक्चर, यानी वही जाइलम जो हमारी एसेंट ऑफ सेप करने वाला है। एसेंट ऑफ सेप करने वाला है तो जिस टिश्यू के जरिए होगी तरह उसको तो हमने पढ़ लिया, जाइलम। अब आते हैं मजीद। ये जो जाइलम होता है ये सिर्फ रूट में नहीं होता, ये रूट, स्टेम, लीफ सब में होता है। यानी अगर आप ऐसे ले लें कि ये आपके पास प्लांट है, ये उसका स्टेम हो गया, ये उसका रूट हो गया, और ये इसमें से डंडी निकल रही है, और ये उसका लीफ हो गया। डंडी आपने देखा होगा ऐसे होती है, मिडरिप कहते हैं इसको, और इसमें से ये ब्रांचेस निकल रही होती है, इसको वेन्स कहते हैं। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। दिस इज रूट, ये रूट है, ये स्टेम है, और ये लीफ है। अगर हम लीफ को गौर से देखें तो लीफ में आपको एक ऐसे मोटी सी ये नजर आती है, इसको हम कहते हैं मिडरिप, और इसमें से कुछ ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इसको आप कहते हैं वेन्स। नहीं देखा तो लीफ उठा के देख लेना। ये जो मिडरिब है ये आपके किससे? पेटियोल से जुड़ी हुई होती है। ये डंडी कहलाती है पेटियोल। और पेटियोल जो है वो क्या होता है? एक छोटी सी डंडी होती है जो आपके स्टेम और लीफ को जोड़ रही होती है। एक लिहाज से देखा जाए तो लीफ इंटरनली जुड़ा हुआ है। ये आपकी स्टेम आ रही है, स्टेम ऐसे ब्रांच बन के क्या बन गए? पेटियोल। फिर पेटियोल लीफ के अंदर एंटर हो गई और क्या बन गई? मिडरिब। ये हो गई मिडरिब। तो एक लिहाज से देखा जाए कंटिन्यूस हो रही है, इंटरनली कंटिन्यूस है। फिर मिडरिब में से ये आपके देखें वेन्स निकल रही है। बस वेन्स पे आके ये कहानी खत्म होती है। जाइलम टिश्यू है ये इन सारी जगहों पे पाया जाता है, यानी आपको वो रूट में भी मिलेगा, स्टेम में भी मिलेगा, पेटियोल में भी होगा, मिडरिब में भी होगा, और वेन में भी होगा। ऐसे ये सेंटर में हमने देखा ना, रूट के अंदर कहाँ है ये जाइलम? इन द सेंटर। तो इसी तरीके से ये स्टेम के भी सेंटर में होगा। अगर आप स्टेम को काटो, ये आपका स्टेम है, तो स्टेम में ऐसे बीच के अंदर ऐसी ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं बीच में, ये ऐसे वेस्कुलर बंडल्स। कभी हम स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बता दूंगा। इस वेस्कुलर बंडल में ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जहाँ जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जाइलम है। स्टेम में जाइलम यहाँ पर होता है, ये जाइलम है, यहाँ पे ये जाइलम है। जबकि लीफ का तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि ये आपके पास होती है अपर एपिडर्मिस जिसमें स्टोमेटा होते हैं, ये होती है लोअर एपिडर्मिस, इसमें भी स्टोमेटा होते हैं। बीच में आपके पास ये मीजोफिल सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये मीजोफिल सेल्स होते हैं। और ये बीच में ये जो हिस्सा है सारा, ये वो है मिडरिब, ये वाला मिडरिब है। ठीक है, हमने लीफ को ऐसे काटा हुआ है, ऐसे काटा है। ठीक है, तो इसकी ऊपर की जो सरफेस हो गई वो आपकी अपर एपिडर्मिस हो गई, नीचे जो सरफेस होगी वो आपकी लोअर एपिडर्मिस होगी, और ये आपके यहाँ ग्रीन ग्रीन जो सारा पोर्शन है, ये सारा ग्रीन पोर्शन जो है ये आपका वो मेसोफिल सेल से बना हुआ है। और ये जो बीच में आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है जी? ये है आपका वेस्कुलर बंडल। इसमें ऊपरी हिस्से में आपको जाइलम मिलेगा, निचले हिस्से में आपको फ्लोएम मिलेगा। ये जाइलम हो गया, नीचे फ्लोएम हो गया। तीनों में आपको दिखा दिया मैंने, वो है ये जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम भी तीनों में होता है। इसमें आओ ना, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ मैं, ये फ्लोएम है। ये स्टेम का फ्लोएम यहाँ हो गया। ठीक है, रूट में मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट में आपके पास ये जो यहाँ स्पेसिस होती है ना, ये जाइलम के बीच में, यहाँ फ्लोएम पाया जा रहा है। और लीफ में कहाँ है जी? ये नीचे वाला जो है हिस्सा, ये वाला मिडरिब का निचला हिस्सा, ये फ्लोएम है। ये दोनों जो होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम, रूट स्टेम लीफ सब में होता है, पर आपको वो लेमिना में नहीं मिलेगा। लीफ का जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है वहाँ नहीं मिलेगा, वो तो ये। तो ये हमारे पास जो लीफ है ना, ये वो है,
ये लीफ की ऊपरी सरफेस हो गई, ये लीफ की निचली सरफेस हो गई, ये ऐसे आपका लीफ होता है ना किनारे ऐसे, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन जो है आपका किससे बना हुआ है, मीजोफिल सेल से बना हुआ है। ये मीजोफिल सेल्स है, ये मीजोफिल सेल्स है। और बीच में ये क्या है, ये मिड रिब आ रही है, मिड रिब। और मिड रिब में क्या पाया जाता है, जाइलम। अब होता क्या है जी, मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आप सपोज कर लें ये रहा जाइलम, फिर ये ऊपर स्टेम के जाइलम से जुड़ा हुआ होता है, तो ये स्टेम का जाइलम जो है यहाँ मिड पिटियोल, पिटियोल के ये मिड रिब से जुड़ा हुआ होता है, ये लिंक होता है। तब वो जो आपका लेटरल ट्रांसपोर्ट के जरिए वाटर एसेंट ऑफ जो सेप आया आपका जाइलम में आ गया, अब वो ऐसे ऊपर की तरफ पहले रूट जो है वो स्टेम के जाइलम में देगा, फिर स्टेम के जाइलम से वो मिड रिब के जाइलम में आएंगे, और फिर जब मिड रिब के जाइलम में से आएंगे तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे पानी जो है वो ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये रूट जो है अब पानी को जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ाएगा। तो लेटरल ट्रांसपोर्ट के बाद क्या हुआ, एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप किस मैकेनिज्म पे हो रहा है, वो दो थ्योरीज हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लेटरल ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, हमारे पास जो सॉइल का वाटर था टुगेदर विद सॉल्यूट, उसको हम कहते हैं सैप। पहले वो रूट हेयर एपिडर्मस कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम में आ गया। अब ये जाइलम जो है ये रूट का जाइलम है, स्टेम में भी जाइलम है, लीफ में भी जाइलम है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रूट का जाइलम, स्टेम का जाइलम, लीफ का जाइलम एक दूसरे से जुड़ गए, एक पूरा पाइप बन गया, जैसे हमारा जमीन से छत तक का एक पानी का पाइप जा रहा है, कंटिन्यूस नहीं होता, मुख्तलिफ पाइप होते हैं, हम उनको यूनियन वगैरह लगा के जोड़ देते हैं। अब यहाँ जो जाइलम के पानी आया था रूट के जाइलम में, वो ऐसे ऊपर चढ़ेगा, किस में चला जाएगा, स्टेम के जाइलम में, इनमें आ जाएगा, इनमें स्टेम के जाइलम में। फिर वो ऐसे चढ़ते चढ़ते कहाँ चला जाएगा, पेटियोल, पेटियोल से कहाँ आ जाएगा, मिडरिब में। अब वो मिडरिब के इस जाइलम में आ गया, और अब मिडरिब के जाइलम से वो पानी जो है बाहर निकल जाता है, मीजोफिल सेल्स जो है इन पानी को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फालतू पानी होता है वो यहाँ स्टोमेटा होते हैं, ट्रांसपायरेशन के जरिए वो रिलीज हो जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, मूवमेंट ऑफ सैप इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू लीफ इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म देखते हैं, क्या चीज है जो इस पानी को जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ा रही है, इसके मैकेनिज्म की तरफ झांकते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। अब जरा डायग्राम तो बड़ी गंदी हो गई है, इसलिए जरूरत पड़ी तो दोबारा बनाना पड़ेगी। मैकेनिज्म देखते हैं जी, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अच्छा, अब मैकेनिज्म को एसेंट ऑफ सैप, यानी कि ये जो हमारा सैप है जी, ये रूट से पहले ये स्टेम में जा रहा है, फिर स्टेम से ये हमारे लीफ में आ रहा है, लीफ में आ रहा है, ये लीफ में, और फिर लीफ से ये मेसोफिल सेल में मिलता है। इसके पीछे क्या चीज़ शामिल होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस सैप को ऊपर चढ़ा रहा है। अच्छा, इस चीज़ के लिए दो थ्योरीज पेश की गई हैं, इसके मैकेनिज्म को ना, एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को समझाने के लिए हमारे पास दो थ्योरी है। दोनों में से कौन सी कन्विंसिंग है, कौन सी कन्विंसिंग नहीं है, दोनों पे अब भी रिसर्च चल रही है। यानी कि पक्का रीजन जो है एसेंट ऑफ सैप के पीछे का पक्का रीजन हमें नहीं पता। दो थ्योरीज है, दोनों थ्योरीज की बात कर लेते हैं। एक कहलाती है रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरी थ्योरी को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, या डिक्सन थ्योरी भी कहते हैं इसको हम, ट्रांसपायरेशन पुल या डिक्सन थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज आपको बताती हैं कि ये जो एसेंट ऑफ सैप हुआ है, ये रूट के जाइलम से सैप ऊपर चढ़ के जो लीफ तक गया है, ये हुआ कैसे, कौन सी चीज है इसके पीछे। लेकिन इन दोनों थ्योरीज में कुछ ना कुछ एतराज है, इसलिए कोई कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन ज्यादा कन्विंसिंग ये वाली है, ज्यादा अथेंटिक इसको माना जाता है ट्रांसपायरेशन पुल को। रूट प्रेशर थ्योरी का जो एतराज है वो बड़ा सॉलिड है। चलो पहले रूट प्रेशर थ्योरी की बात कर लेते हैं। रूट प्रेशर थ्योरी, आरपीटी, इसको बनाया था या इसको पेश किया था किसने, हेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पेश किया था। वो क्या कहता है जी कि हमारे पास ये जो जाइलम के रूट के जाइलम में, ये जो रूट के जाइलम में सैप आ गया, अब यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर इस रूट के जाइलम में हमारे पास सैप मौजूद है, ये ऊपर चढ़ता है जी बाय रूट प्रेशर। किसके जरिए चढ़ता है जी, बाय रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जनरेट हो जाएगा आपके इस पूरी रूट के अंदर, एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर जो है हमारे इस जाइलम में जो पानी जमा हुआ है, इसके अंदर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की वजह से हमारा पानी ऊपर चढ़ता है। जरा वो वाली डायग्राम कहाँ गई, ये वाली, हाँ।
अब पानी कहाँ जमा हुआ है, यहाँ जाइलम में, यहाँ पानी जमा हुआ है। अब क्या होगा, आपके ये जो रूट के सेल्स है ना, इनके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इन जगहों पे एक प्रेशर जिसको हम कहेंगे रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर क्या करेगा जी, इस पानी को फोर्स देगा, इस पानी पर प्रेशर अप्लाई करेगा, इस पानी को फोर्स मिलेगी और ये पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये रूट प्रेशर थ्योरी। ascent of sap in the xylem is done by a pressure generated in the root called root pressure। ascent of sap, ये जो जाइलम के अंदर सैप जमा हुआ है, ये ऊपर कैसे चढ़ता है जी, हमारे रूट के सेल्स में एक प्रेशर डिवेलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। रूट के सेल्स में एक प्रेशर जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर आपके जाइलम के अंदर फोर्स अप्लाई कर देता है और फिर इस फोर्स की वजह से आपका जो सैप है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये रूट प्रेशर कैसे जनरेट होता है, उससे ये पूछा गया। भाई आप कह रहे हो रूट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो कैसे? तो उसने इसका जवाब दिया कि हमारे पास ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं ना, ये वाले कॉर्टेक्स के सेल्स, ये वाले, ये सारे क्या है, कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, है ना। हमने इनमें देखा कि जैसे सपोज करें ये कॉर्टेक्स का सेल है, ये कॉर्टेक्स का सेल है, बहुत सारे होते हैं, वैसे मैंने दो लिए। हमने इनके अंदर मूवमेंट देखी कैसे कि एक में पानी जमा हो जाता है, हाई लो कंसंट्रेशन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से एक में पानी जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये फूल जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टर्जिट, है ना, टर्जिट हो जाएगा। अब यहाँ हाई यहाँ लो कंसंट्रेशन, तो पानी ऐसे मूव करेगा और ये वापस नॉर्मल हो जाएगा और ये फूल जाएगा, ठीक है, ये फूल जाएगा। तो जब जब इन कॉर्टेक्स के अंदर पानी आएगा, बराबर वाले सेल से पानी आएगा, ये फूल जाएंगे, टर्जिट हो जाएंगे, और जब इनमें से पानी रिलीज होगा ये वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है, फूल रहे हैं सुकड़ रहे हैं, फूल रहे हैं सुकड़ रहे हैं, फूल रहे हैं सुकड़ रहे हैं, यही हो रहा है ना। अब दोबारा बराबर वाले सेल ने इसको जब पानी देगा, ये फिर क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। फिर जैसे ही अपने में से पानी रिलीज करके बराबर वाले सेल को देगा, तो फिर दोबारा ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जैसे हमारे पास पंप होता है ना, ये पंप होता है, आप इसको दबा देते हो, पहले दब गया, फिर आप इसको छोड़ते हो तो ये फूल गया, फिर आप इसको दबाते हो तो दब गया, फिर आप इसको छोड़ते हो तो फूल गया। भरा हुआ खूब आ रहा है आपके पास, आप दबाओगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोड़ोगे रिलीज हो जाएगा। ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है और इससे जनरेट होता है ये रूट प्रेशर। उसने जवाब दिया हेल्स ने कि ये रूट प्रेशर कहाँ से आया। उसने कहा जी ये जो हमारे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, जब इनके अंदर पानी मूव होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। और ये बात हकीकत है। आपके पास आपने देखा ना, बीपी नापने का एक आला देखा है आपने, बीपी नापा जाता है, उसमें ऐसे पाइप लगा हुआ होता है और यहाँ एक बलून सा लगा हुआ होता है, इसको हम दबाते खोलते, दबाते छोड़ते हैं, दबाते छोड़ते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं जी इस बलून के साथ। और उससे क्या होता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से हमारी बीपी की मशीन के अंदर अगर वो मर्क्यूरी होती है ना, तो वो मर्क्यूरी ऊपर की तरफ मूव होती है। दबाने से हार्ट के अंदर क्या होता है, आपका हार्ट इसी तरीके से आपका हार्ट होता है, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, दबता है वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर दबता है वापस नॉर्मल हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है और उससे प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो उसको आप क्या कहते हो, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ कॉर्टेक्स के सेल्स जो खुल रहे हैं, ये दब रहे हैं, वापस टर्जिट हो रहे हैं, फिर वापस नॉर्मल हो रहे हैं, फिर टर्जिट हो रहा है, फिर वापस नॉर्मल हो रहा है, तो उससे प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये है रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या है जी, हेल्स ने ये पेश की थी। उसने कहा जी एसेट ऑफ सेप को ऊपर चढ़ाने के लिए, यानी एसेट ऑफ सेप के पीछे, या यूँ कह लो कि सेप को ऊपर चढ़ाने के लिए जो फोर्स आती है वो कहाँ से आती है जी, बाय रूट प्रेशर। रूट प्रेशर वो फोर्स अप्लाई करता है। फिर उससे कहा गया रूट प्रेशर कैसे डिवेलप होता है, उसने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की वजह से रूट प्रेशर जनरेट होता है और रूट प्रेशर जो है फिर सेप के अंदर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे सेप ऊपर चढ़ता है। अच्छी कन्विंसिंग थ्योरी थी है, समझ में आ रहा है हाँ जी क्या रीजन थे इसके पीछे। लेकिन इसके पीछे काफ़ी एतराज़ात भी किए गए, जिसमें से एक बहुत ही अहम एतराज़ क्या था कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे यहाँ क्या होता है, खासकर पाकिस्तान में, स्टेम काटा जाता है और उसको गमले में लगा दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो स्टेम जो है पूरा पौधा बन जाता है। जैसे कि ये आपके पास एक पौधा है, ये उसकी रूट है, ठीक है। हमने क्या किया, इतना बड़ा स्टेम काट दिया, ये हमने स्टेम काटा और हम अगर इसको गमले में लगाते थे तो ये ग्रोथ कर जाता है, इसमें से लीफ वगैरह बन जाते हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ तो रूट नहीं थी, मैंने स्टेम काट के लगाया है, इट इज़ ओनली स्टेम, इसमें रूट नहीं है। तो जब रूट नहीं है तो इसका मतलब है रूट प्रेशर भी डेवलप नहीं होगा।
भाई रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट। रूट के जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो रूट प्रेशर बना रहे होते हैं और उससे पानी चढ़ता है। और इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हम सिर्फ स्टेम को लगाते हैं गमले के अंदर और उसके अंदर पानी फिर भी चढ़ता है, लीफ आपके तब भी ग्रोथ करते हैं, प्लांट आपका ग्रोथ करता है, उगता है पौधा। लीफ आपके फूड बना रहे हैं तभी तो ग्रोथ हो रही है। और लीफ फूड कब बनाएंगे? जब इनको पानी मिल रहा है। इसका मतलब है स्टेम के अंदर पानी चढ़ रहा है। अब कैसे चढ़ रहा है भाई? अब तो रूट प्रेशर नहीं है, अब कैसे पानी चढ़ रहा है? तो ये काफ़ी एतराज आ गया था जिसकी वजह से रूट प्रेशर थ्योरी काफ़ी फीडबैक आ गई, पीछे चली गई। तो ये थी जी रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी हेल्थ ने पेश की हुई। इस थ्योरी के मुताबिक आपके पास जो जाइलम में सेप जमा हुआ है, रूट के जाइलम में जो सेप जमा हुआ है, अब क्या होगा? रूट के जो कॉर्टिकल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, फिर टर्जिड होते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं। इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से हमारे जो रूट के सेल्स होते हैं इनमें प्रेशर जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर फिर आपके सेल पर फोर्स अप्लाई करेगा और सेप आपका ऊपर चढ़ता है। इस पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस में से जो मेजर ऑब्जेक्शन था वो ये कि अगर हम खाली पौधे का स्टेम काट के लगा देते हैं तब भी पानी उस पौधे में चढ़ता है, पौधा ग्रोथ करता है, लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। अब पौधे में पानी कैसे चढ़ रहा है जब रूट ही नहीं है? तो इसका जवाब नहीं था। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी है जो हमारे पास एसेंट ऑफ सेप के मैकेनिज्म को समझाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसपायरेशन पुल। अब यहाँ वर्ड आ रहा है ट्रांसपायरेशन, तो यहाँ ट्रांसपायरेशन लिंक हुआ हुआ होगा। हम जानते हैं जी ट्रांसपायरेशन हमने इसलिए पढ़ा था अभी शुरू के अंदर। हम जानते हैं जी कि ये लीफ है हमारे पास, ये लीफ है, ठीक है जी, और ये उसका स्टोमेटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स है जी, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, बस मैंने ये बना दिया। और ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है जाइलम। ये हमारे पास क्या है? जाइलम। अब जरा ऊपर से चलें। होता क्या है जी, आपके पास ये मीजोफिल सेल्स में वाटर मौजूद है। वाटर जो है वो यहाँ रिलीज कर देते हैं। यहाँ जी एक्सेस वाटर जो है वो आपका एयर स्पेसिस में आ जाता है। ये सब ट्रांसपायरेशन बता चुका हूँ। तो जो लीव मीजोफिल सेल्स में फालतू पानी था वो इन्होंने क्या किया जी? अपनी एयर स्पेसिस में निकाल दिया। अब एयर स्पेसिस के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन हो गई हाई, जबकि एटमोसफियर में वाटर कंसेंट्रेशन हो गई लो। तो यहाँ क्या होता है? स्टोमेटा खुलते हैं और ये वाटर वेपर हाई से लो मूव करते हैं, फ्रॉम हाई टू लो। तो ये हाई था, ये वाला एयर स्पेसिस में वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ लो थी, लिहाजा हाई से लो मूव हो गया। इसको तो आपने क्या नाम दिया था? इसको आपने नाम दिया था ट्रांसपायरेशन, है ना। ये तो ट्रांसपायरेशन की है मैंने। तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है जी? जो मीजोफिल सेल्स के अंदर एक्सेस वाटर होता है वो एयर स्पेसिस में आ जाता है। फिर एयर स्पेसिस में वाटर कंसेंट्रेशन हो जाती है हाई, हवा में लो होती है, तो स्टोमेटा खुलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव होते हैं और आपकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है। अब जब ट्रांसपायरेशन हुई तो यहाँ से पानी हो गया ख़त्म, यहाँ से पानी हो गया क्या? ख़त्म। और जाइलम में क्या मौजूद है जी? जाइलम में हमारे पानी मौजूद है जो कि नीचे से ऊपर आया है। अब वाटर कंसेंट्रेशन हो गई यहाँ पर हाई और एयर स्पेसिस में क्या हो गई जी? लो, या मीसोफिल सेल्स में भी लो हो गई क्योंकि इन्होंने कंज्यूम कर लिया पानी, फोटोसिंथेसिस के अंदर उसको इस्तेमाल कर लिया। तो अब जाइलम के अंदर ज़्यादा पानी है जबकि आपके मीजोफिल सेल्स और एयर स्पेसिस में क्या है? लो। अब वाटर मूव होगा तो अब जाइलम में से पानी निकलना शुरू होता है और हाई से लो मूव करते हुए एयर स्पेसिस और मीजोफिल सेल्स के अंदर पानी चला जाता है। यानी कि यूं कह लो कि आपके ये जो मीजोफिल सेल्स हैं ये जाइलम में से पानी को खींच रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? पुल कर रहे हैं पानी को। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो कि आप अगर एक जूस को पी रहे होते हो ना स्ट्रॉ की मदद से, आपके मुंह में जूस हो गया ख़त्म, आप क्या करते हो? स्ट्रॉ में से खींचते हो क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर जो है वो हाई कंसेंट्रेशन है, आपके मुंह के अंदर लो कंसेंट्रेशन, आप खींच लेते हो। जब आप खींचते हो तो पूरा एक चैनल बन जाता है, तो आपकी स्ट्रॉ में से पूरा जूस पूरी एक कतार में आ रहा होता है। ऐसे ही हुआ जी ट्रांसपायरेशन के चक्कर के अंदर आपके लीफ के सेल्स के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन हो गई लो, ट्रांसपायरेशन ने सारा पानी ज़ाया कर दिया। अब आपके मीजोफिल सेल्स में एयर स्पेसिस में पानी की कंसेंट्रेशन हो गई लो, जाइलम में हो गई हाई, लिहाजा क्या होगा? हाई से लो मूव करेगा। अब आपके जाइलम में से पानी ड्रॉ होता है, निकलता है और मीजोफिल सेल्स लेना शुरू कर देते हैं। अब हम जानते हैं जी ये वाला जाइलम जो है ये आपके स्टेम वगैरह के जाइलम से कनेक्टेड हुआ हुआ है, ये आपका स्टेम का जाइलम से कनेक्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ से जब पानी चला गया तो अब यहाँ पर हो गई वाटर की, इस जाइलम के इस हिस्से में हो गई वाटर की लो कंसेंट्रेशन, यहाँ पर है हाई।
तब क्या होगा, इस जाइलम के हिस्से से इस तरफ पानी आएगा। अब जब यहाँ से पानी जाएगा तो ये हो जाएगी लो कंसंट्रेशन, बराबर में हाई कंसंट्रेशन। तो अब जाइलम के इस हिस्से से पानी इस हिस्से में आएगा। ऐसे ये लो हाई लो हाई, अब ये लो हो जाएगा, निचला हिस्सा ये वाला हिस्सा हाई कंसंट्रेशन पे होगा, तो अब पानी जो है वो यहाँ से यहाँ। तो ऐसे पूरे जाइलम में एक पानी की चैनल बन जाएगी, पानी ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे वो स्ट्रॉ की मिसाल दी मैंने आपको, नीचे आपका रूट है तो रूट में से भी आपका ऐसा पानी फ्लो करने लगता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, क्योंकि इसके पीछे पुल का मतलब होता है खींचना, और कौन खींच रहा है, ट्रांसपायरेशन। क्योंकि ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी आपका खींच के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। इसको हम डिक्सन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको डिक्सन ने पेश किया था। इसको हम एडिशन कोहेशन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ होगा। और एडिशन कोहेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो चैनल बनी है ना, कंटिन्यूअस चैनल बनी है, पानी जो है ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसके पीछे ये वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ापन ये शामिल है। यहाँ पे हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, 1 मिनट से कम रह गया है। कुछ सवाल है जल्दी जल्दी से पूछिएगा।